चैप्टर इंडिगो, ऑथर का नाम है लुइस फिशर, 1896 to 1970. He was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. ये जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में अपनी सर्विस दी थी 1918 से 1920 के बीच में। वर्ड वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी स्व इच्छा से उन्होंने ये काम किया, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके उनको अपनी सेवा दी। वॉलंटियर का मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने ज्वाइन किया था। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम। उन्होंने अपने कैरियर को एज अ जर्नलिस्ट चुना, जर्नलिज्म प्रेस के साथ कनेक्टेड, और वो अखबार के लिए लिखते थे। आपने इनका नाम सुना होगा, द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का नाम है, उसके लिए लिखते थे। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और वो यूरोपियन एशियन पब्लिकेशन यानी कि किताबें जो छपती थी यूरोप और एशिया से, उनके लिए भी वो लिखते थे। He was also a member of faculty at Princeton University. वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर थे, पढ़ाने के लिए वो एक मेंबर चुने गए थे। Now the following is an excerpt from the book The Life of Mahatma. अब excerpt का मतलब होता है it is a part, एक किताब है, उस किताब में से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपके टेक्स्ट बुक में एज ए चैप्टर डाला है, और वो बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उस किताब में से आपका लेसन लिया है। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी। इस बुक को खिताब मिला कि वो बहुत ही अच्छी, इसके रिव्यूज मिले बुक के कि गांधी जी के ऊपर ऐसे तो कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ये जो बुक है वो काफी अच्छी है। ऐसा रिव्यू देने वाला कौन था? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट वालों ने ये उनको खिताब दिया। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट कमेंटेड दैट दिस बुक इज बेस्ट रिव्यूड एंड दिस इज द बेस्ट बुक रिटन एवर ऑन गांधी जी। सबसे पहले हम इंडिगो क्या होता है वो सुन लें। इंडिगो एक प्लांट का नाम होता है। इंडिगो जो है वो नील का पौधा होता है, राइट। एक प्लांट होता है जिसमें से ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उस ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करने की वजह से इसकी खेती की जाती है इंडिगो। कपड़े धोने के बाद पता है सफेद कपड़ों को नील किया जाता है, ब्लू कलर के पाउडर में, पानी में उन सफेद कपड़ों को डाल के ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए नील किया जाता है। आजकल क्या है ना, आप सब मॉडर्न जमाने के बच्चे हो, तो आप लोग शायद ये नील पाउडर का इस्तेमाल शायद आपके घर में नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता। सफेद कपड़े जो हैं धुल जाने के बाद एक टम्बलर में पानी लिया जाता है, और उस पानी के अंदर ये ब्लू कलर का पाउडर डालते हैं इंडिगो, और वो पूरा पानी ब्लू ब्लू हो जाता है। उसमें सफेद कपड़ों को थोड़ी देर डाल के भिगो के रखते हैं 2-5 मिनट, और फिर उसको सुखाने के लिए डालते हैं। सफेद कपड़े और ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं। द व्हाइट बिकम व्हाइटर, मोर व्हाइट, ओके। और आजकल जो बाजार में मिल रहा है वो है 4 बूंदों वाला उजाला, तो लिक्विड आता है आजकल, तो लोग लिक्विड भी यूज करते हैं ये पाउडर की जगह पे। बट बेसिकली देखा जाए तो इंडिगो एक प्लांट है जिसमें से ये ब्लू पाउडर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी खेती की जाती है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ऑथर ने, ये लुइस फिशर ने लिखा है, लेकिन ये लेसन किस तरह से लिखा गया है? गांधी जी अपनी बातें लुइस फिशर को बता रहे हैं और वो अपने लेसन में नोट कर रहे हैं। पूरा लेसन किस तरह से है? गांधी जी अपनी बातें लुइस फिशर जो हमारे ऑथर है उनको बताते हैं, और वो लुइस फिशर उसे नोट कर रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी की बुक में। Okay, when I first visited Gandhi in 1942 at the ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the department of the British. It was in 1917. When I visited first Gandhi in 1942, मतलब जब पहली बार हमारे ऑथर लुइस फिशर गांधी जी से मुलाकात करने गए 1942 में, उनके आश्रम में गए सेवाग्राम, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं ये कैसे हुआ, मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं आगे बढ़ूंगा और गवर्नमेंट से मतलब आगे चल के मतलब क्या बोलते हैं, उनसे फाइट करूंगा, इंडिया को आजादी दिलाऊंगा। ऐसा मैंने कब डिसाइड किया? तो आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश, राइट। मैं ब्रिटिशरों को उनका डिपार्टमेंट खाली करके भेज दूंगा, लौटने को कहूंगा। ऐसा कब हुआ? तो इट वाज इन 1917, 1917 की बात है।
गांधी जी को आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि गांधी जी जो है वो यहाँ पर इंडिया लौटे थे बैरिस्टर बनने के बाद। इससे पहले, इंडिया से पहले वो कहाँ पर थे, किसी को पता है? अफ्रीका। यस, अफ्रीका, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था पता है कुछ किसी को? सर वो ब्लैक पीपल को जस्टिस दिलाया, ऐसा कुछ था शायद। यस, यस, व्हाइट एंड ब्लैक ब्लैक पीपल पीपल को के। उन्होंने जस्टिस दिलवाया था। राइट, तो ब्लैक और व्हाइट का वहां पे जो डिफरेंस था उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया था, सत्याग्रह वगैरह किया, और वहां पर वो विजय होकर इंडिया आए थे। यहाँ आने के बाद वो बता रहे हैं कि जब वो पहली बार हमारे ऑथर से मिले 1942 में अपने आश्रम सेवाग्राम में, जो कि एक सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, तो गांधी जी ने ऑथर से कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने कैसे ब्रिटिशर्स के साथ मतलब डिसाइड किया कि मैं फाइट करूंगा। और ये तब की बात है जब 1917 था, 1917 की बात है। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब हुआ क्या था, सबसे पहले दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन थी। कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग, सालाना मीटिंग होती है। वो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाले जो थे उनकी मीटिंग रखी गई थी लखनऊ में। तो ये हमारे गांधी जी वो मीटिंग अटेंड करने चले गए लखनऊ। There were 2301 डेलीगेट, 2301 डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे, और मैनी विजिटर, बहुत सारे विजिटर भी आए थे। डेलीगेट मतलब उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, 2301 डेलीगेट मतलब उतने रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरे कई विजिटर वहां पर आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, बातचीत करते के टाइम, गांधी जी रिकाउंटेड, अब ये सारी बातें गांधी जी हमारे ऑथर को बता रहे हैं। बताते बताते वो बीच में रुक गए। रिकाउंटेड का मतलब होता है वो याद करने लगे, थोड़ा पॉज हो गए, फिर थोड़ा याद करके बताते हैं। रिकाउंटेड का मतलब है रिकॉल्ड, पुरानी बातों को याद करके फिर से बताना। अब पीसेंट केम अप टू मी, जब वहां पर ये प्रोसीडिंग मतलब लखनऊ की मीटिंग चल रही थी, गांधी जी भी वो मीटिंग अटेंड करने गए थे। 2301 डेलीगेट और कई विजिटर्स वहां पर आए थे। तब गांधी जी याद करके बताते हैं कि मैं वो मीटिंग में देख रहा था क्या बातचीत हो रही है, और इतने में मेरे पास एक पीसेंट आया। पीसेंट क्या होता है? एक स्मॉल फार्मर। जनरली पीसेंट एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास खुद के खेत नहीं होते। वो क्या करता है, किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ, कोई बड़ा जमींदार होता है जिसकी बहुत सारी जमीन होती है, उसके यहाँ जाकर वो काम करता है। उसको मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया। एक पीसेंट मेरे पास आया जो कि एक साधारण दूसरे पीसेंट की तरह दिखता था। दिखने में वो कैसा था? पुअर एंड इमेंसिएटेड। पुअर गरीब दिखता था, और इमेंसिएटेड का मतलब होता है थिन, दुबला पतला था। एंड सेड, उसने कहा मुझे आकर, आई एम राजकुमार शुक्ला। उस पीसेंट ने अपना नाम बताया गांधी जी को कि मेरा नाम है राजकुमार शुक्ला। आई एम फ्रॉम चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। तो उसने कहा कि मैं बिहार चंपारण से आया हूँ, एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आओ। गांधी जी had never heard of the place. गांधी जी ने चंपारण का नाम कभी सुना नहीं था। It was in the foothills of the towering Himalayas. मतलब ये एक्चुअली कहाँ आता है? तो हिमालय पहाड़ के फुटहिल्स पे। फुटहिल्स मतलब के नीचे नीचे, हिमालय की जहां से शुरुआत होती है ऊपर, उधर नीचे नीचे फुटहिल्स, वहां पर ये पड़ता है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के एकदम बाजू में है चंपारण। इंडिया में ही है, बिहार में आता है, हिमालय के लोअर मोस्ट लेवल पे आता है, और थोड़ा ही पास में नेपाल पड़ता है। अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट द चंपारण पीसेंट वर शेयर क्रॉपर्स। अब एक पुराने एग्रीमेंट के मुताबिक चंपारण के जो पीसेंट हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो कौन है? वो शेयर क्रॉपर्स हैं। शेयर क्रॉपर्स मतलब किसी और की जमीन पे वो लोग फार्मिंग करते हैं। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी से मिलने आया था, वो भी एक शेयर क्रॉपर था, दूसरे की जमीन पे काम करता था। ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा नहीं था, बट रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब है डिटरमाइंड, उसके इरादे एकदम पक्के थे, वो अपने इरादों का बहुत पक्का था। He had come to the Congress session, वो वहां कांग्रेस सेशन पार्टी में आया था, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो वहां पर आकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसे कंप्लेन करने आया था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है बिहार में। एंड somebody had probably said, वहां पर किसी ने उससे कहा कि स्पीक टू गांधी। ये अपनी कंप्लेन करने आया था पार्टी से, लेकिन किसी ने कहा कि वो देखो वहां पे गांधी जी खड़े हैं, आप जाके गांधी से बात करो।
Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go other parts of India. गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि मेरी कुछ अपॉइंटमेंट है कानपुर में. ये कानपुर जो लिखा है वो एक्चुअली कानपुर के लिए लिखा है, राइट? एक्चुअली गांधी जी बाहर के देश से आए थे तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़े इस प्रकार के थे पहले. तो कानपुर के लिए, आपने नाम सुना होगा, यूपी में आता है कानपुर. तो उन्होंने कहा कि मेरी एक अपॉइंटमेंट कानपुर है और मुझे वहां जाना होगा और उसके बाद कहीं और आगे जाना है. एंड ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के कई दूसरी जगहों पे भी मुझे जाना है. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ साथ चलता हूँ. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. सारी विजिट्स कंप्लीट करके गांधी जी अपने आश्रम में पहुंचते हैं अहमदाबाद. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आ गया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी असाइड. कई हफ्तों तक उसने गांधी जी को कहीं अकेला नहीं छोड़ा. हर बार वो उससे मुड़ के देखते थे, वो कहता था एक ही बात, फिक्स अ डेट. ही बेग्ड. वो भीख मांगता था गांधी जी से और कहता था एक तारीख मुझे दे दो. आप मेरे पास कौन सी तारीख को मेरे साथ चलोगे? चंपारण. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेसिटी. अब वो गांधी जी जो है वो शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ला से काफी इंप्रेस हो गए, उसकी टेनेसिटी से. टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता. ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, अपने इरादों का पक्का. ऐसा देखकर वो गांधी जी इंप्रेस हो गए और उन्होंने क्या कहा, और उसकी स्टोरी से भी वो काफी इंप्रेस हुए. फिर गांधी जी ने कहा आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट. मुझे इस फलाना फलाना तारीख को कलकत्ता जाना है. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. तुम आओ कलकत्ता, मुझे मिलो और फिर वहां से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा चंपारण. Months passed. कई महीने बीत गए. शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Kolkata. कई महीने बीत गए. शुक्ला कहां पर बैठा हुआ है? On his haunches. I'll tell you haunches का मतलब क्या होता है. वो कलकत्ता में जो जगह तय की गई थी, जो टाइम तय किया गया था, वहां पे गांधी जी के आने का इंतजार करने लगा. He was sitting on his haunches. मतलब ये एक तरीका है बैठने का. जब आप इंडियन टॉयलेट पे बैठते हो, वो सिटिंग पोजीशन को कहते हैं ऑन हिज हाउंचेस. बट जरूरी नहीं है कि ऑन हिज हाउंचेस मतलब वो टॉयलेट में बैठा है. इस तरह की पोजीशन में अगर आप बैठे हो, वो चाहे पेड़ के नीचे बैठे हो, आप अपने घर के आंगन के बाहर बैठे हो, तो उस पोजीशन को, उस सिटिंग पोस्चर को कहते हैं कि यू आर सिटिंग ऑन योर हाउंचेस. वो गांव वालों की आदत होती है उस पोज में बैठने की. नाउ शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउंचेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट. जहां पे उन्होंने तय किया था कहां मिलना है, कलकत्ता में, वहीं पे वो बैठा था. फिर वहां गांधी जी आते हैं. ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री. वो इंतजार करता है गांधी जी जब तक फ्री नहीं हो जाते. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार. फिर दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी और वो कहां पहुंचे? पटना, बिहार के कैपिटल पे. देयर शुक्ला लेड हिम टू अ हाउस ऑफ अ लॉयर. वहां पर वो लेकर जाते हैं उन्हें एक लॉयर के घर में, वकील के घर में, जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद. हु लेटर बिकेम, राजेंद्र प्रसाद जो है वो काफी फेमस हैं. वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, पहले कांग्रेस पार्टी के और बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद. नाउ हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया. पहले कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और फिर बाद में आजादी के बाद वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने. आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो ये बिहार में पटना में ये एक लॉयर हैं, वकील हैं. और जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को इनके घर पे लेके गया. राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन. जब वो लोग उनके घर पे पहुंचे तो राजेंद्र प्रसाद उस शहर से बाहर गए हुए थे. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू कीप द इंडिगो शेयर प्रॉपर. लेकिन उनके घर पे पहुंचने के बाद जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो घर पे नहीं है, तो उनके घर में जो सर्वेंट्स थे वो लोग जानते थे इस शुक्ला को. वो कैसे जानते थे उसे? ये है ना, बार बार आके राजेंद्र प्रसाद का दिमाग खाया करता था. पुअर योमेन. योमेन का मतलब होता है फार्मर. इस योमेन का मतलब होता है फार्मर. इस योमेन का मतलब होता है फार्मर. और ये पेस्टर्ड, ये जो वर्ड है पेस्टर्ड, इसका मतलब होता है तंग करना.
कोई बार बार आपको तंग करे, तो राजकुमार शुक्ला के जो सर्वेंट्स थे वो लोग जानते थे, राजेंद्र प्रसाद के घर के जो सर्वेंट्स थे वो लोग जानते थे इस शुक्ला को कि ये बेचारा गरीब फार्मर है और हमेशा तंग करता रहता है हमारे मालिक को। और हर बार उनसे क्यों तंग करता रहता है? वो उनसे कहता है प्लीज हेल्प करो ना इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की, क्योंकि वो इंडिगो उगाने वाले जो शेयर क्रॉपर्स हैं, दूसरों की जमीन पे काम करते हैं, राइट, खुद की उनकी जमीन नहीं है, वो लोग प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आप चलो उनकी मदद करो। ऐसा शुक्ला आके बार बार राजेंद्र प्रसाद से कहता था। तो ये नजारा उनके घर के सर्वेंट्स ने कई बार देखा था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन। उन्होंने क्या किया कि वो आया था तो उनको उस घर के बाहर जो आंगन है, ग्राउंड है, उधर ही खड़ा रखा अपने कंपेनियन गांधी जी के साथ, whom they took to be another peasant। और वो घर के सर्वेंट्स ने सोचा कि ये राजकुमार शुक्ला एक पीसेंट है और उसके साथ जो बंदा आया है वो भी एक पीसेंट है। उन्होंने गांधी जी को भी एक पीसेंट समझ लिया। But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drop of his bucket pollute the entire source। और गांधी जी को पानी निकालने की कुएं में से परमिशन नहीं दी गई। उनको बाहर ग्राउंड पे खड़ा रखा था ना, तो उनको पानी तक की सलाह नहीं की गई। और अगर गांधी जी को कुएं में से अगर वहां के पानी निकालना होता तो अगर कुछ बूंदे भी पानी की गिर जाती, मतलब अगर वो टच कर लेते, तो वहां पे अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम था। जी को कुएं में से पानी निकालने की परमिशन नहीं थी। Let some drop from his bucket pollute the entire source। क्योंकि उनका छुआ हुआ पानी के कुछ ड्रॉप्स भी अगर मतलब बकेट में पड़ गए या कुएं में पड़ गए तो वो पानी फिर किसी के पीने लायक नहीं रहेगा। How did they know that he was not an untouchable? उन्हें पता भी कैसे चलता कि ये आदमी अनटचेबल नहीं है? वो लोग क्या समझ बैठे थे घर के लोग कि राजकुमार शुक्ला एक पीसेंट है और उसके साथ में जो आया है वो बंदा भी पीसेंट है। पीसेंट होना मतलब वो लोग अनटचेबल माने जाते हैं, छुआछूत का प्रॉब्लम, लो कास्ट के माने जाते हैं। अगर वो लोग कुएं में से निकालकर पानी पिएंगे और कुछ ड्रॉप्स को छू लेंगे या समथिंग लाइक टच कर लेंगे तो पूरे कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा। आखिर उन सर्वेंट्स को बताए कौन कि ये बंदा जो आया है वो गांधी जी और वो अनटचेबल नहीं है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब देखा कि यहाँ पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं, इसीलिए वो गांधी जी कहाँ जाते हैं? सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं। प्लीज प्लेसेस के नाम ध्यान देना, राइट, कहाँ से कहाँ गए थे? अभी पहले पटना आए थे राजेंद्र प्रसाद से मिलने, फिर ये लोग चले गए मुजफ्फरपुर। नाउ विच वाज एन रूट टू चंपारण। मुजफ्फरपुर जाने का कारण क्या था? क्योंकि वही रास्ता आगे को चंपारण जाता है, तो पहले मुजफ्फरपुर होते होते फिर चंपारण चले जाएंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एन रूट, ENROUTE। एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे। तो विच वॉज एन रूट मतलब विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण। To obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting। ताकि गांधी जी पूरी तरह से सिचुएशन को समझ पाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाए कि वहां पे आखिर चल क्या रहा है, व्हाट आर द कंडीशंस। एक्चुअली शुक्ला जो था उनसे तो उन्होंने बातचीत की थी, पर शुक्ला बहुत ज्यादा केपेबल नहीं था चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके लिए गांधी जी ने मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण जाने की बात कही ताकि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे जो शुक्ला उन्हें नहीं दे पा रहा था। He accordingly sent a telegram to Professor JB कृपलानी। उन्होंने एक टेलीग्राम किया प्रोफेसर JB कृपलानी को। ये नाम से प्रोफेसर है, आर्ट्स कॉलेज में काम करते हैं मुजफ्फरपुर में। उन्हें मतलब टेलीग्राम करके क्या बताया कि जस्ट हम लोग आ रहे हैं मुजफ्फरपुर, ऐसा इन्फॉर्म किया JB कृपलानी को। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। पहले उनसे एक मर्तबा गांधी जी मिल चुके थे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, लाइक मतलब वो JB कृपलानी को जानते थे। The train arrived at midnight। अब ये मुजफ्फरपुर ट्रेन कब पहुंची? मिडनाइट को, आधी रात को वो ट्रेन पहुंची। डेट क्या हो गई थी? 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। ये जो प्रोफेसर JB कृपलानी है वो उनको स्टेशन पे लेने आए थे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके साथ काफी सारे स्टूडेंट्स थे। आपको पता है ना कृपलानी एक प्रोफेसर है, तो उनका कांटेक्ट किससे होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो उन्हें स्टेशन लेने आए। गांधी जी स्वेट देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी।
गांधी जी वहां पर 2 दिन रुके, प्रोफेसर मलकानी के घर पे, कृपलानी के घर पे नहीं, मलकानी के घर पे रुके। एक प्रोफेसर मलकानी के यहाँ पे रुके। अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, वो एक गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी जी कमेंटेड। गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों में ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि आप किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर के घर पे या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर पे आप रुको, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, आप लोग वहां पे इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कर रहे हो, मतलब आप देखा जाए तो ब्रिटिश के खिलाफ जा रहे हो। तो वो ब्रिटिशर, इस काम में अगर कोई गवर्नमेंट वाला आपकी मदद कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब करता हुआ बंदा आपकी मदद करे, तो ब्रिटिश को पसंद नहीं आएगा। अगर गांधी जी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, गांधी जी राजकुमार शुक्ला की मदद कर रहे हैं, फार्मर्स की, किससे लड़ना चाहते हैं वो इनडायरेक्टली? वो ब्रिटिशर से पंगा ले रहे हैं गांधी जी। यस सर, अब वो रह किसके घर पे रहे? प्रोफेसर ब्रिटिशर। मलकानी के यहाँ। मलकानी जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ब्रिटिशर को पता चल जाए कि ये बंदा प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुका है, गवर्नमेंट जॉब वाले के यहाँ, तो ब्रिटिशर लोग क्या कहेंगे मलकानी से कि यार नौकरी हमारी करते हो और सेवा किसी और की, ऐसे इंसान की सेवा कर रहे हो जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। प्रोफेसर मलकानी की जॉब चली जाएगी, मुकदमा होगा, कोर्ट कचहरी होगी, जेल जाना पड़ा, वो सब अलग। और ऊपर से वैसे उस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट बड़ा जोर में चल रहा था, मतलब उस टाइम की बात है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर मलकानी की बात कही है जहां पर गांधी जी को 2 दिन रुकना पड़ा। वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, और ये बात उस टाइम पे ये बात बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानी जाती थी कि आप एक किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के यहाँ पे रुके। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, क्योंकि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर एक मेरे जैसे इंसान को अपने घर में रख के बैठा था। हार्बर का मतलब होता है टू एंटरटेन, राइट? ये एक बहुत बड़ी बात थी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू एंटरटेन अ मैन लाइक मी, मेरे जैसे इंसान के साथ उसने एंटरटेन किया, मतलब दखल अंदाजी की, बातचीत की, मुझे घर पे रुकाया, एक्सेट्रा। इन स्मॉलर लोकेलिटी, अब छोटी मोटी लोकेलिटी जो होती हैं, तो द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। पहले के जमाने में क्या था कि छोटी मोटी लोकेलिटी में जो इंडियंस रहते थे वो बड़े घबराए से रहते थे, सहमे सहमे रहते थे, वो किसी के ऊपर सिंपैथी दिखा नहीं सकते थे, खास तौर से उन एडवोकेट्स को जो होम रूल चाहते हैं। होम रूल चाहते हैं मतलब जो लोग सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, स्टूडेंट ध्यान देना, होम रूल चाहते हैं मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब हमारी खुद की गवर्नमेंट हमें चाहिए, मतलब जो लोग स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ने वाला एडवोकेट है तो गांव वाले उससे बड़े डरते थे, यार ये तो ब्रिटिशर से आए तर पंगा लेता रहता है, इससे थोड़ा दूर ही रहो। अगर हम इसको हेल्प करेंगे, इसके साथ ज्यादा कांटेक्ट करेंगे, तो ब्रिटिशर हमसे गुस्सा हो जाएगी और पता नहीं कोई नया टैक्स वैक्स डाल देगी हम पर। तो पुराने जमाने की जो छोटी छोटी लोकेलिटीज हैं, इंडियंस जो हैं वो बड़े डरते थे अपनी दया दिखाने से। किसको? किसी एडवोकेट को वो दया नहीं दिखाते थे जो स्वराज्य चाहता है, जो इंडिपेंडेंस चाहता है। इन एडवोकेट से इन छोटे लोकेलिटीज के लोगों को बड़ा डर लगता था। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, गांधी जी के आने की खबर। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो मिशन था उसकी नेचर मतलब उसका पर्पस, नेचर ऑफ हिज मिशन मतलब द पर्पस ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। ये बात पूरे मुजफ्फरपुर में जल्दी जल्दी फैल गई, एंड टू चंपारण, और फिर आगे ये बात चंपारण तक भी पहुंच गई कि गांधी जी आए हैं, राइट? वो क्या पर्पस से आए हैं, क्या मिशन लेकर आए हैं, ये बातें मुजफ्फरपुर और चंपारण दोनों जगह फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। अब फिलहाल गांधी जी कहां पर हैं? मुजफ्फरपुर में, लेकिन बात कहां पहुंच चुकी है? चंपारण में। तो चंपारण से जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बेचारे मुसीबत में है ब्रिटिश से, वो लोग पैदल पैदल चंपारण से निकले और मुजफ्फरपुर आए, राइट? दे अराइव्ड ऑन फुट, पैदल पैदल आए, एंड बाय कन्वेंस, और बाय चांस किसी को मोटर गाड़ी, ट्रेन, बस कुछ मिल गया तो उसमें आ गए, टू सी देयर चैंपियन। वो लोग देखना चाहते थे यार ये है कौन चैंपियन जो हमारी मदद करने के लिए आया हुआ है। तो व्हेन दे हर्ड कि कोई बंदा हमारी मदद करने को रेडी हुआ है, गांधी जी उस टाइम पे बहुत फेमस नहीं थे, राइट? टाइटल महात्मा उनको नहीं था, राइट? वो एक साधारण से एक वकील थे और हेल्प करने को तैयार हुए थे। तो चंपारण के जो शहर क्रॉपर्स हैं, वो लोग पैदल चलकर या किसी कन्वेंस की मदद से
अपने चैंपियन को देखने आए। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर लॉयर्स जो हैं कॉल्ड ऑन, ये एक इडियम है। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू पे विजिट। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है टू पे विजिट। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो गांधी जी से मिलने गए। टू ब्रीफ हिम, टू ब्रीफ हिम मतलब इन्फॉर्म करने के लिए गए, क्योंकि पूरी सिचुएशन जो है वहां के लोगों को पता है, गांधी जी को तो कुछ पता नहीं है। तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स हैं वो विजिट करने गए गांधी जी के पास, ताकि वो उन्हें उस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर सके। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने बताया कि हम लोग इन पीसेंट्स की तरफ से कोर्ट में जाते हैं। मतलब ये जो पीसेंट हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्होंने अपना केस वकीलों को दिया है, और वकीलों को देने के बाद ये वकील कोर्ट में जाके उनकी तरफ से लड़ते हैं। They told him about their cases. उन्होंने अपने केस के बारे में बताया गांधी जी से, and reported the size of their fee. और उन्हें अपनी फीस के बारे में भी बताया कि ये सारे लॉयर उन पीसेंट्स के पास कितने पैसे लेते हैं फीस के तौर पे। गांधी जी चाइडेड। अब ये चाइडेड का मतलब होता है डांटना, स्कोल्डेड। गांधी जी ने उनको डांटा, लॉयर्स को, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग अ बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। और कहा कि तुम लोग यार इतने मोटी तगड़ी रकम इनसे फीस के तौर पे शेयर क्रॉपर से लेते हो, अच्छी बात नहीं है। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court. अब गांधी जी ने कहा कि हमारा अगला कदम ये है कि इन शेयर क्रॉपर्स को ब्रिटिश से बचाना है, तो अब से हम लोग कोर्ट जाना बंद कर देंगे, राइट। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को अगर हम कोर्ट में ले जाते हैं तो इससे इतना भला हो पाता नहीं है। Where the peasants are so crushed, इन कोर्टों में पीसेंट्स की हालत कैसी है? They are crushed. Crushed मतलब वहां पर वो लोग जो जस्टिस करने वाले जो लोग हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, जज हैं, एक तरह से तो वो इन्हें दबाते हैं, क्रश करते हैं, राइट। एंड फियर स्ट्राइकन, ये बेचारे डरे सहमे से वहां पर कुछ बोल नहीं पाते। लॉ कोर्ट आर यूजलेस, वहां पे कानून की जो कोर्ट्स हैं वहां जाना बेकार है, यूजलेस है। द रियल रिलीफ, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। असली रिलीफ अगर आप इन्हें देना चाहते हो तो इनके अंदर से डर निकाल दो। ये जो छोटी छोटी लोकेलिटीज में ये जो शेयर क्रॉपर्स रहते हैं, इनके मन में डर छिपा हुआ है। अगर किसी तरह से हम इनका डर भगा देंगे तो सबसे बड़ा रिलीफ इन फार्मर्स को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट। अब जो जमीन है, एरेबल लैंड मतलब क्या होता है? एरेबल मतलब कल्टीवेबल लैंड, जहां पर खेती हो सकती है। एक तरह से मैं कहूं कि फर्टाइल लैंड होता है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो एरेबल लैंड था, जो कल्टीवेबल लैंड है, उसको लार्ज एस्टेट में डिवाइड किया था, बड़ी बड़ी जमीनों के टुकड़ों में डिवाइड किया था। और याद रखना, ये जो एस्टेट वर्ड है, ये वाला वर्ड, पहला पहला वर्ड एस्टेट, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। वहां की जमीनों को बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी व्हिच वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। और इसके मालिक कौन है? ब्रिटिशर, इंग्लिशमैन। काम कौन करता है? एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट। टेनेंट मतलब वही होता है कि जिसका खुद का फार्म नहीं है, दूसरे का फार्म पे वो काम करता है। तो एनीवे बड़े बड़े जमीन है, उनको डिवाइड किया है प्रॉपर्टी एस्टेट्स में। इनके मालिक इंग्लिशमैन हैं, लेकिन वहां पर काम करते हैं इंडियन टेनेंट्स। क्या उगाते हैं वो लोग? द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। वो लोग वहां पे उगाते हैं इंडिगो। इंडिगो मतलब नील का पौधा, वो ब्लू पाउडर वाला। Now the landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo. अब ये जो जमीन के मालिक हैं, जो इंग्लिशमैन हैं, वो लोग इन टेनेंट्स से, इन फार्मर्स से कहते थे कि क्योंकि जमीन हमारी है, इसीलिए आपको कंपलसरी इसके ऊपर 3/20, ये 3/20 जो है, इसका मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब होता है 3/20, यानी अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों में आपको इंडिगो उगाना होगा। आउट ऑफ 20 पार्ट्स ऑफ लैंड 3 पार्ट्स इंडिगो उगाना कंपलसरी है। परसेंटेज की बात की जाए तो पूरी जमीन में 15% इंडिगो उगाना जरूरी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट। और फिर वो कटाई करके इंग्लिशमैन को दे देना है एज अ रेंट।
किराया, क्योंकि मालिक तो लैंड का मालिक कौन है? इंग्लिशमैन। तो तुम फार्मर लोग काम करोगे तो ये जमीन मैंने एक तरह से भाड़े पे दिया फार्मिंग करने के लिए, बदले में आप 15% इंडिगो उगाओगे अपनी जमीन पे और वो क्रॉप की कटाई करके आप इंग्लिशमैन को सौंप दोगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये काफी लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चला आ रहा था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब हाल ही में ये जो लैंडलॉर्ड हैं, बड़े बड़े इंग्लिशमैन हैं, उनको पता चला कि जर्मनी वालों ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाया है। इंडिगो मतलब नील, वही चीज बनाई है लेकिन सिंथेटिक, खेती से नहीं, केमिकली इंडस्ट्री में बनाया गया, राइट? आज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि वो ब्लू पाउडर आता है, वो खेती से आता है। दूसरा तरीका है यही कपड़ों को नील लगाने का, वो आजकल सिंथेटिक बॉटल में पैक लिक्विड आता है, तो वो क्या है, फैक्ट्रियों में बनता है, केमिकल कंपोजिशन से बनता है, इंडिगो ही होता है, सेम काम करता है, लेकिन एग्रीकल्चर से नहीं आता, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री। ऐसा तरीका जर्मनी वालों ने ढूंढ निकाला। They thereupon obtain agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब ये जो इंग्लिश मैन है बड़े चालाक हैं, उन्होंने देखा कि जर्मनी वाले फैक्ट्री में इंडिगो बना लेते हैं, तो अब ये खेती वाले इंडिगो की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो 15% हमें इंडिगो उगा के देते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें तोड़ना है। तो ये लोगों ने क्या कहा फार्मर से कि अगर वो 15% जो आप हमारी वजह से आप जो इंडिगो उगाते हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ना चाहते हो तो आपको एक पेमेंट देना होगा, कंपेंसेशन देना होगा, थोड़ी रकम जुर्माने के तौर पर पे करोगे तो हम लोग आपको 15% वाले अरेंजमेंट से मुक्त कर देंगे। ब्रिटिशर चाहते थे, ब्रिटिशरों को पता चला था कि जर्मनी में इंडिगो बनाने का सिंथेटिक तरीका मिल चुका है, इंडस्ट्री में ही बन जाता है, अब एग्रीकल्चर की कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रिटिशरों को अपनी जमीन पे इंडिगो उगाना नहीं था, लेकिन अगर वो लोग सामने से फार्मर्स को बोल देते तो इंडिगो उगाना वो लोग बंद कर देते। लेकिन ये लोगों ने सीधे सीधे बंद करने को नहीं कहा, बल्कि फार्मर्स से ऐसा कहा कि फार्मर्स 15% इंडिगो आप उगा के हमें दे देते हो, इस एग्रीमेंट से अगर आप फ्री होना चाहते हो तो फलाना फलाना इतना रुपया हमको फाइन के तौर पे, कंपेंसेशन के तौर पे, कुछ पैसे की डिमांड की, उतना दे दोगे तो अब से तुम लोग फ्री हो जाओगे, तुमको जो उगाना है तुम उगा सकते हो, कंपलसरी अब इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है। Yes, sir, clear. इंडिगो की अब उन्हें जरूरत नहीं थी, बिकॉज नाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। फार्मर्स उगा के देंगे, उनको जरूरत नहीं है। अगर वो जाके फार्मर से ऐसा कहेंगे, देखो भैया हमारा इंडिगो तो हमें कहाँ से, बाहर से इंडस्ट्री से मिल जाता है, अब आप उगाना बंद कर दो लेकिन हमें पैसे दो, तो कोई नहीं देगा। ये क्या किया उन लोगों ने, जर्मनी की जो बात है वो फार्मर्स को नहीं बताई और सिर्फ इतना कहा कि अगर आपको ये अरेंजमेंट से मुक्त होना है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे हमें।